फॉर्मूला निकालने के लिए अगर बोलेगा तो हम ये काउंट करेंगे कि ए और बी है मान लो, तो एक यूनिट सेल में ए की संख्या कितना है और बी की संख्या कितना है। जो नंबर है वही उसकी फॉर्मूला को बताएगा। जो नंबर है वही उसके फॉर्मूला को बताएगा। समझ में आ गया ना? जो नंबर है वही उसके फॉर्मूला को बताएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एससीसी में ही। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी का एनसीईआरटी लिखा है ना सब है? हाँ, तो एनसीईआरटी निकाल के देखना है, ठीक है, रखना नहीं है। केवल एनसीईआरटी निकाल के बैठो, जो बता रहा हूं उसको देखो, उसमें पैकिंग इफिशियंसी होगा। हो सकता है कि मैं एससीसी में सारे चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं, वो हो सकता है कि पैकिंग इफिशियंसी तीनों का एक साथ हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों का एक साथ हो। तो पैकिंग इफिशियंसी में पहले समझो, यहां पर मान लो हम यहां पर स्क्वायरी ले, क्यूब में जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को क्यों ले रहे हैं, जो एक व्यू हमें दिख रहा है। यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है और यहां एटम है। पूरा क्यूब में ऐसा ही एटम होगा, ठीक है। तो ये जो मान लो स्क्वायरी है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, ये एटम के द्वारा फिल्ड हो गया। कुछ पार्ट जो है वो क्या है, वैकेंट है, खाली है। तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब ये हुआ कि कितना परसेंट ये भर गया है एटम के द्वारा और कितना परसेंट ये खाली है। तो खाली का मतलब हम बोलेंगे अनपैक्ड, पैकिंग का मतलब कितना भरा हुआ है। अब मान लो यहां पर इस रूम में एटम लगा दिया जाए, तो कुछ स्पेस इस रूम के अंदर के बारे में बात कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाइड हो जाएगा और कुछ स्पेस क्या होगा, अनऑक्युपाइड होगा, ठीक है। जैसे तुम बैग पैक कर रहे हो, तो बैग जो पैक करो, तो जितना बैग का वॉल्यूम है सारे वॉल्यूम पैक नहीं कर हो पा रहा, ठीक है। उसमें से कुछ जो है स्पेस तुम ऑक्युपाई की हो नोटबुक डाल के, और कुछ स्पेस ऑक्युपाई नहीं हुआ है। तो उसमें कितना परसेंट ऑक्युपाई किए हो वही है पैकिंग इफिशियंसी। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम बताते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, अब बताओ मान लो क्यूब का पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, क्यूब का पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, अब इस रूम में कितना एटम्स भरे हुए हैं, कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो उसका हमें वॉल्यूम चाहिए, और टोटल वॉल्यूम कितना है इसका। यानी यहां पर अगर हम क्यूब निकाले तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी क्यूब में वॉल्यूम कितना है और कितना स्पेस एटम ने ऑक्युपाई किया है। तो यहां जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम या स्फीयर, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी इसके वॉल्यूम में से इसका कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अगर मान लो यहां पर एससीसी में केवल एक ही एटम है, तो यहां एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे। हो सकता है कि किसी दूसरे में बीसीसी में या एफसीसी में 2 एटम और 4 एटम हो, तो उस केस में उतने एटम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उतने एटम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। तो यहां लिख देंगे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, यानी जितना एटम होगा उसके लिए उतना हम काउंट करेंगे। तो जेड इफेक्टिव मतलब उतने एटम का वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे को यहां पर क्यूब है और क्यूब में, यहां पर हमें क्यूब है और क्यूब में एटम भरा हुआ है, यहां पर एटम है, तो इसका हमने, और भी एटम है, इसका हमने क्यूब का पहले वॉल्यूम निकाल दिया। इसमें यह देखा कि कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम यानी स्फीयर
और कितने एटम है, तो टोटल मिला के एक ही एटम है ना। अब ऐसा समझो कि क्यूब है और क्यूब में ला के और एक एटम को रख दिया गया है, एक एटम को लाकर रख दिया गया, ऐसा समझो। तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई हो गया होगा और कुछ स्पेस ऑक्युपाई नहीं हुआ होगा, तो वही कितना परसेंट ऑक्युपाइड है उसी को बोलेंगे इफिशियंसी। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो एससीसी में निकालना है तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है, एक ही है ना टोटल मिला के, 1/8 1/8 1/8 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम एटम कैसा होता है, स्फेरिकल, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ए मान लेते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है ए मान लेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ए क्यूब हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यही है पैकिंग एफिशिएंसी। अब बात रह गया सिंप्लीफाई करने का, तो ऊपर आर के टर्म में है और नीचे ए के टर्म में है। हम एक रिलेशन लिखेंगे ए और आर का रिलेशन इसके लिए। तो बताओ एससीसी के लिए ए और आर का रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही रिलेशन होता है, इक्वल टू 2r। तो हम ए के जगह पे 2r पुट कर देंगे या आर के जगह पे ए पुट कर दो, जो पुट करना है वो कर सकते हम। 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये हो जाएगा, यही लिख दो, 2r का हो जाएगा होल क्यूब इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4/3 और ये हो जाएगा 8 आर क्यूब और ऊपर हो जाएगा पाई आर क्यूब इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया आर क्यूब से आर क्यूब और ये 2 कैंसिल हो गया, ये बचा पाई अपॉन 6 इंटू 100। तो देखो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, तो फ्रैक्शन में यही ऑप्शन मिलेगा पाई/6। फ्रैक्शन में अगर बोलेगा कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड है तो हम पाई/6, और परसेंटेज में बोलेगा तो हम डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर देंगे और ये आता है 52%, 52.4 होता है, 52% लगभग आता है। ये कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 52%। तो फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बोलोगे पाई/6 और परसेंटेज बोलेंगे हम 52%, यानी क्यूब का 52% भरा हुआ है और 48% वैकेंट है। तो यहां हम फाइनल कंक्लूजन, अब बात है ये कि अब क्वेश्चंस में पूछेगा तो डायरेक्ट ये पूछेगा कितना परसेंट ऑक्युपाइड है एससीसी में, तो अगर समझ के लिखते हो तो उसका भी आंसर मिलेगा, नहीं जो समझ डायरेक्ट याद रखते हो तो वो भी आंसर मिलेगा। तो 52% वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड एससीसी के लिए, और 48% वॉल्यूम क्या है, एम्प्टी या वैकेंट है, ठीक है। और पाई/6 फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में पूछेगा तो इतना ऑक्युपाइड है, और फ्रैक्शन में अनऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, 1 माइनस पाई/6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस पाई/6, यही होगा ना। तो आगे कैलकुलेट कर लेना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देंगे कैसा जाएगा। तो 52% ऑक्युपाइड है, 48% वैकेंट है, पाई/6 फ्रैक्शन में। तो ये हुआ पैकिंग इफिशियंसी, दिया है ना एनसीईआरटी में पैकिंग इफिशियंसी। इधर इधर होगा, एक साथ नहीं होगा सब। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पहले एससीसी के लिए सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये पेज नंबर 21 पर है।
चलो अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी के बारे में पढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो हम बीसीसी के बारे में पढ़ेंगे सारा चीजें, ठीक है। जैसे सीसी में पढ़ा वैसे हम बीसीसी में पढ़ेंगे। तो लाइटिस पॉइंट बताओ, बीसीसी में लाइटिस पॉइंट क्या होगा? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, यानी एटम कॉर्नर पे भी होंगे और बॉडी में भी होंगे। तो हम एटम मान लेते हैं अभी, ये मान लो हमारा क्यूब है और क्यूब में सारे कॉर्नर पर एटम है। सारे कॉर्नर पर एटम है, यहां भी कॉर्नर है, यहां भी कॉर्नर, मैं वहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। और एक जो एटम है वो यहां वाला लिख रहा हूं, एक जो एटम है वो है बॉडी सेंटर में, बीच में यहां है। यानी जो रूम में बैठे हो उस रूम में एक बीच में है, सारे कॉर्नर पे ऑक्युपाइड है और एक बॉडी में है, ठीक है। इससे पहले कि हम ये बताएं, पहले नंबर ऑफ एटम निकालना। तो हम यहां पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, यानी एक यूनिट सेल में कितने एटम है। तो तुम बताओ कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे? तो कॉर्नर पे है और बॉडी में है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, यानी 8 एटम कॉर्नर पे है और इसके हिस्से में कितना आया? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी कुल मिला के एक कॉर्नर पे 1/8 मिल रहा है, 8 कॉर्नर पे एक मिलेगा। जो बॉडी में है बीच में, क्या वो किसी दूसरे के साथ शेयर हो रहा है क्या? तो पूछा जाएगा कि बॉडी सेंटर जो एटम है उसका शेयरिंग कितना होता है। हम बोलेंगे 1, मतलब पूरा का पूरा इसी के हिस्सेदारी में है। यहां बोलते हैं 1/8 है, तो बॉडी वाला में शेयरिंग पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 1। तो बॉडी में एक एटम है, तो ये एटम हो गया कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला की हिस्सेदारी 1 है और ये हो गया एटम बॉडी वाला। तो टोटल यहां पर कितने एटम हो गए? 2। तो नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी इज 2, यानी बीसीसी में 2 यूनिट होगा। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? ए और आर में रिलेशन ना। अब यहां पर एक खास बात यह है, खास बात यह है कि यहां पर कोई भी कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से टच नहीं करता है। बीसीसी के अंदर, एससीसी में करता है, बीसीसी के अंदर कोई भी कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से टच नहीं करता है। तो फिर टच कहां से करेगा? जो बॉडी में प्रेजेंट है एटम, उस एटम से सारे कॉर्नर टच करते हैं, यानी ये कॉर्नर इस कॉर्नर से टच नहीं कर रहा है, जब हमने टच करके दिखाया भी नहीं। लेकिन ये जो एटम है बीच वाला, इमेजिन करो बीच में एटम है, वो सारे कॉर्नर से टच कर रहा है। ऐसा है कुछ, मान लो हम स्क्वायर में समझते हैं, यहां पर ये एटम है, यहां पर ये एटम है, यहां पर ये एटम है और यहां पर ये एटम है। कोई कॉर्नर आपस में टच नहीं किया और ये जो है बीच वाला वो सबसे टच किया। अब ऐसा सोचेंगे, ऐसा क्यों? मतलब
कॉर्नर वाला टच क्यों नहीं कर रहा है, बॉडी वाला टच क्यों कर रहा है, इसका हम नॉर्मली बता भी सकते हैं। देखो कैसे, तो पहले पॉइंट लिख लो, ईच कॉर्नर आर नॉट टच टू ईच अदर। कॉर्नर एटम आर नॉट टच टू ईच अदर, यानी एक कॉर्नर एटम दूसरे कॉर्नर से एटम से टच नहीं करता है, बट बॉडी सेंटर्ड एटम टच ईच कॉर्नर एटम, यानी जो बॉडी सेंटर्ड एटम है वो सारे कॉर्नर एटम से टच करेगा। ये लाइन क्लियर हुआ? कॉर्नर टू कॉर्नर टच नहीं करेगा, कोई भी कॉर्नर जो बॉडी में प्रेजेंट होगा वो सारे कॉर्नर से टच करेगा, ये सोच के चलना है। अब देखो इसका हम अगर देखना चाहें कि कैसे हमें समझ में आएगा कि टच नहीं कर रहा है, तो मान के चलो कि अगर ये एटम टच किया तो दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होगा, आर और आर किसके बराबर होगा? मान लो टच किया तो आर और आर किसके बराबर होगा? 2RA के बराबर होगा। टच किया तो ऐसा होगा, अगर टच करेगा तो ऐसा होगा। मान लो हमने ये मान लिया कि दोनों टच कर रहा है, तो अगर टच करेगा तो ये एटम कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले से टच कर रहा है, मान लो ये हो गया R और ये R हो गया और ये एज लेंथ A है, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2R। मान लो हमने टच किया बता रहे हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये एटम टच, अब इसके बारे में बोल रहे हैं कि हम ये एटम टच कर रहा है, तो अगर ये एटम यहां प्रेजेंट है, ये वाला बीच वाला, आप सोचो जो यहां पर है, इस कॉर्नर से टच कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे सोचना है कि ये मान लो ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल ध्यान से समझो। अब यहां पर ये एटम जो प्रेजेंट है ये बीच वाले एटम से टच कर रहा है, और ये जो कॉर्नर वाला है ये वाला इससे भी टच कर रहा है, ये बीच वाला है, यानी ये कॉर्नर इससे कर रहा है टच और ये कॉर्नर इससे टच कर रहा है ना? ये समझ में आया? बॉडी वाला कैसे बता दिया मैंने। यहां से लेके वहां तक अगर देखोगे तो ये जो बीच वाला एटम है ये इससे टच कर रहा है, और ये एटम जो बीच वाला है उससे टच कर रहा है। अब हम इधर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें एक रिलेशन निकालना होगा, तो हम बॉडी डायगोनल वाला रिलेशन ले रहे हैं। फेस वाला में कोई इसमें झंझट है नहीं कि फेस वाला लेना हमें, तो ये एटम इससे टच किया, ये वाला एटम सर दूसरे एटम क्यों नहीं ले रहे हो? दूसरे से रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे ना डायरेक्ट। तो मुझे बताओ बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा? ये बॉडी डायगोनल है तो √3A। अब रेडियस के टर्म बताओ, ये R हो गया, सब मान के चलेंगे सिमिलर एटम है, R हो गया, R हो गया, ये R हो गया, तो यहां से यहां तक रेडियस के टर्म में डिस्टेंस क्या होगा? 4R होगा ना, 4R। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? A√3/2। अब देखो 2R इक्वल टू A आया और 2R इक्वल टू इतना आया, कौन वैल्यू कम है? पहला वाला वैल्यू कम है या ये वैल्यू कम है? देखो 1.73/2 हो जाएगा, ये वैल्यू कम है। तो इससे क्या प्रूव करता है कि ये एटम जो है ये इसके ज्यादा डिस्टेंस पर है और ये एटम इसके कम डिस्टेंस पर है, इसीलिए टच कर रहा हो। ज्यादा वाला करेगा कि कम वाला करेगा? इनके एटम और इनके एटम के बीच में R और R के बीच में जो डिस्टेंस है इतना है, और यहां पर जो R और R के बीच में डिस्टेंस A है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इस बात को ये प्रूव करता है कि यही टच कर रहा है।
ये मैं नॉर्मली बताया कि देखो कैसे ये कॉर्नर वाला टच नहीं करता, ऐसे डायरेक्ट भी याद रखोगे तो चलेगा, ये डायरेक्ट भी याद रखोगे लाइन तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि हमें ये जानना ही पड़ेगा कि कैसे ये टच कर रहा है। बस मैंने बता दिया कि ये देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस दो एटम के बीच में कम है 2r है, यानी r और r 2r के बीच के डिस्टेंस कम है। अब इसे मान लो हमारे और उसके बीच में डिस्टेंस कम है और वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो टचिंग कंडीशन में कौन होगा, कम वाला। ये डिस्टेंस कम है 2r के बीच में और ये 2r के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इस चीज ये प्रूव कर रहा है कि जिसका डिस्टेंस कम है वो टच करेगा। इस चीज को अगर नहीं भी जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान में रखना है, कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं करता है, लेकिन बॉडी वाला जो है वो बॉडी वाला सारे कॉर्नर से टच करता है, केवल एक दो नहीं, सारे कॉर्नर से टच करेगा। चलो, तो अगर हमें यहां ए और आर में रिलेशन निकालना होगा, तो ए और आर में रिलेशन निकालना है तो जो टच करेगा उसी से रिलेशन निकालेंगे ना, जो टच करेगा उसी से निकालेंगे ना, या दूर दूर होगा तो हम बोल देंगे कि ये एटम मान लो यहां है और ये एटम यहां है और टच नहीं कर रहा है, तो हम ये थोड़े बोल सकते हैं इक्वल टू 2r, बोल सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब हम रिलेशन जहां टच करेगा वही निकालेंगे। तो बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा ए और आर में, यही रिलेशन है, तो हम यहां ए और आर में रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन ए और आर, ए बोले तो एज लेंथ और आर बोले तो रेडियस ऑफ एटम। तो ये डायरेक्ट याद रखना है 4r इक्वल टू a√3। बुक में अलग अलग दिया रहता है कि r इक्वल टू a/4√3, लेकिन याद रखने के लिए अब इसको तुम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखने के लिए क्या रखोगे, ये बॉडी डायगोनल है 4r आएगा और बॉडी डायगोनल का लेंथ इतना होता है, तो याद रखने के लिए डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे 4r इक्वल टू a√3। बुक में और इसको सिंप्लीफाई करके देगा, और ज्यादा फॉर्मूले रटने से बेटर है कि यही याद रखो, जैसा भी देगा हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। बुक में भी देगा कि r इक्वल टू a√3/4, तो ये याद रखना कि बॉडी डायगोनल से ही a और r का रिलेशन निकाला जाएगा, तो 4r इक्वल टू हो जाएगा a√3, क्योंकि जो टच नहीं कर रहा उससे रिलेशन हम नहीं निकालेंगे। अब यहां से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पूछता है, बोलेगा कि कोई एक एटम है जिसका रेडियस इतना है, तो बताओ उस क्यूब का एज लेंथ कितना है। तो रेडियस वैल्यू पुट कर देंगे, पिकोमीटर में देगा, नैनोमीटर में देगा, एंगस्ट्रॉम में देगा, हम यहां से एज लेंथ निकाल सकते हैं। यहां से एक न्यूमेरिकल पूछेगा, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर ऑफ एटम इन ए बीसीसी यूनिट सेल इज 2 एंड टचिंग कंडीशन में रेडियस का रेशियो, सॉरी रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन जो एटम टच कर रहा है, तो 4r इक्वल टू a√3। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ एक एटम कितने एटम से टच करेगा, एक एटम कितने एटम से टच करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बीसीसी का, तुम सोच के बताओ। तो तीसरा हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का। तो बीसीसी में एक एटम कितने एटम से टच कर रहा है, मैं तो बताऊंगा ही कितने से करेगा, तुम बताओ कितने से करेगा और कैसे करेगा। सिंपल सा बात है, बॉडी में जो है वो 8 कॉर्नर से टच कर रहा है, जो बॉडी में है वो 8 कॉर्नर से टच कर रहा है। यहां बीच में रख दो एटम, तो देखो ए भी कॉर्नर टच कर रहा है, ए भी कर रहा है, एक कॉर्नर नहीं कर रहा है ना, बीच वाला तो सबसे करेगा ना। तो ये 4 कॉर्नर से टच किया और उधर के 4 कॉर्नर से टच किया, 8 कॉर्नर से। अब कॉर्नर एटम के बारे में सोच लो, अब कॉर्नर एटम के बारे में कैसे सोचेंगे, देखो कैसे। मान लो ये एटम है, मैं स्क्वायर पे समझा रहा हूं, ये एटम है, यहां एक टच किया, इस रूम में कॉर्नर वाला, एक कॉर्नर वाला पकड़ो, एक तरह से समझा दिया। जो बीच वाला एटम है
बॉडी वाला व्हाट कॉर्नर से टच करेगा। बात क्लियर? क्योंकि इसमें दो टाइप के एटम है, एक बॉडी में है और एक कॉर्नर पे। तो बॉडी वाला तो क्लियर हो गया ना, 8 से टच करेगा। तो ईच एटम बोल रहे हैं, चाहे वो बॉडी पर है चाहे वो कॉर्नर पर है, वो 8 ही से टच करेगा। देखो कैसे, तो बॉडी वाला क्लियर हो गया ना, 8 है। अब कॉर्नर वाला पे चेक करो, कॉर्नर वाला कैसे 8 टच कर रहा है। तो ये रूम वाला कॉर्नर वाला पकड़ लो, इस रूम के जो कॉर्नर वाला है वो इस रूम में किससे टच करेगा? केवल बॉडी से टच, यानी एक ही से टच किया ना, केवल ये वाला जो कॉर्नर वाला है केवल इस रूम में एक ही से टच किया ना, इसके बारे में सोच रहे हैं। अब दूसरे रूम में जाओ, वहां जो बॉडी वाला होगा उससे भी तो टच करेगा वो। अब इसके इधर वाला रूम में जाओ, जैसे ये रूम में ये टच किया, ये कॉर्नर वाला इस रूम में इससे टच किया, ये कॉर्नर वाला दूसरे रूम में तो टच करेगा ऐसे। ये कॉर्नर वाला यहां टच किया तो एक रूम में कॉर्नर वाला एक ही से टच कर पाएगा। फिर इसके पीछे वाला रूम में जाओ तो वो सेंटर से जो बीच वाला बॉडी वाला उससे टच करेगा। फिर उधर वाला रूम में जाओ, उसमें जो बीच वाला है सेंटर में उससे टच करेगा, और जो उधर वाला है 4 से टच किया, 4 ऊपर टच करेगा। तो ये जो कॉर्नर वाला है इसके बॉडी से टच करेगा, ये जो कॉर्नर वाला है इसके बॉडी से टच करेगा, 4 ऊपर करेगा। तो कॉर्नर भी 8 से टच करेगा और बॉडी वाला भी 8 से टच करेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अब ये विजुअलाइजेशन है कि 8 कैसे हुआ, ठीक है। तो मैंने दोनों एटम पे बता दिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का हो जाएगा 8। तो इसको थोड़ा इमेजिन करके ध्यान में रखोगे तो बेटर भी रहेगा। ये क्लियर हो गया 8 कैसे हुआ। बॉडी वाला भी और कॉर्नर वाला भी दोनों 8 से टच करेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था, क्या पैकिंग, नेक्स्ट नियर। चलो फोर्थ वाला। तो ये बताओ, अब सोचो कि मान लो ये कॉर्नर वाला एटम या बॉडी वाला एटम है, इनके बीच में और इनके बीच में दो न्यूक्लियस के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होगा? यानी बॉडी डायगोनल के आधा के आधा नहीं, बॉडी डायगोनल के आधा, आधा के आधा नहीं। ये एटम यहां टच कर रहा है, ये कॉर्नर वाला एटम ये बॉडी वाला से टच कर रहा है, और ये कॉर्नर वाला एटम इस बॉडी से टच कर रहा है, सेंटर वाला से। तो ये बॉडी डायगोनल हो गया। तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉडी डायगोनल का क्या होगा? आधा होगा ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि 2a इक्वल टू a√3/2। वही तो आया, 4 आ गया ना ये। तो जो अभी रेडियस में और इसमें रिलेशन निकलवाया था वही था। अब तुम्हें ये तो सबसे टचिंग कंडीशन में, ये सबसे पास पास है, दो एटम बिल्कुल पास पास है। अब जो नेक्स्ट इसके नेक्स्ट नियरेस्ट कौन है? नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब ये वाला एटम इसके सबसे पास में है, यानी इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ये आया 2r इक्वल टू a√3/2। तो ये तो सबसे पास पास है। अब नेक्स्ट नियरेस्ट एटम जो प्रेजेंट है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा दूरी पे, वो एटम का डिस्टेंस क्या होगा? तो नेक्स्ट नियरेस्ट, ये सबसे नियरेस्ट वाला डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट, अब ये एटम से टच किया है ना, तो बताओ, अब कॉर्नर ही पकड़ लो। तो अगर ये इसके सबसे पास में है तो इससे थोड़ा सा दूर पे कौन है? कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है कि ये कॉर्नर वाला है कि ये कॉर्नर वाला है? अब 3 टाइप के कॉर्नर निकले, 3 टाइप के कॉर्नर निकले।
या तो ये कॉर्नर वाला होगा, या तो ये कॉर्नर वाला होगा, या तो ये कॉर्नर वाला होगा। ये अगर कॉर्नर वाला हुआ तो इसके पड़ोसी वाला कॉर्नर है, और ये अगर कॉर्नर हुआ तो फेस डायगोनल वाला कॉर्नर है, और ये अगर कॉर्नर हुआ तो बॉडी डायगोनल वाला कॉर्नर है। तो बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है? अब ये कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बना के पूछा जाता है कि टचिंग कंडीशन में नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का जो एटम प्रेजेंट है उसका रेशियो बताओ। तो नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगा? इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? 2r नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? a। ये समझ में आ गया ना? दोनों के बीच का, इस एटम को पकड़ लो, इस एटम के सेंटर, इस एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? a है। अब रेडियस में उसका रिलेशन नहीं निकालेंगे, और इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 2r इक्वल टू a√3/2, यानी दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है, और दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस a है। r नहीं बोलेंगे यहां पे, क्योंकि टच नहीं कर रहा है ना, तो 2r a के बराबर कैसे हो जाएगा? 2r a के बराबर होगा नहीं, क्योंकि बीच में गैप है वहां। तो दो के बीच में डिस्टेंस a है। अब नेक्स्ट बताना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, यानी पड़ोसी के पड़ोसी। तो ये इसके खास था बिल्कुल टचिंग कंडीशन में, और ये इसके पड़ोसी, और ये इसके पड़ोसी के पड़ोसी है ना? सबसे उसके बाद का दूरी क्या है? अब रूम पे समझ सकते हो, ये कॉर्नर वाला इससे सबसे टचिंग कंडीशन में, ये कॉर्नर वाला इस कॉर्नर के पड़ोसी है, और ये कॉर्नर वाला उसके पड़ोसी के पड़ोसी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? √2a। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा √2a। अब पूछ लेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। तो ये एटम इससे सबसे ज्यादा दूरी पर है, इससे ज्यादा दूरी पर कोई नहीं है, और इसमें दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा √3, यानी फेस बॉडी डायगोनल। तो ये फेस डायगोनल वाला है, ये बॉडी डायगोनल वाला है, यानी ये एटम इसके सबसे टचिंग कंडीशन में, ये उसके बाद के दूरी पर रहने वाला एटम है, और ये उसके बाद का रहने वाला दूरी पर है, और ये सबसे ज्यादा दूरी पर रहने वाला। एक को हमने फिक्स करके देखा है, एक को हम किसी को फिक्स कर दिए। अब इसमें पूछ लेगा रेशियो बताओ, किसमें रेशियो? टचिंग कंडीशन में, नेक्स्ट नियरेस्ट में, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट में डिस्टेंस का रेशियो बताओ। ये रेशियो ले लेंगे, तीनों एक टर्म में है। नेक्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछेगा, हटा दो इसको। अब फॉर्मूला कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस लिखते हैं। तो फॉर्मूला जब तुम निकालोगे तो ए एटम हो या बी एटम हो, उसमें ये निकालना है कि ए की संख्या उस क्यूब में कितना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, फॉर्मूला फाइंडिंग। फॉर्मूला फाइंडिंग, फॉर्मूला फाइंडिंग इसमें लिखना। अब इसमें हमने सब कुछ एक ही एटम बोला, अब इसमें हम नाम रख दे रहे हैं, सब सिमिलर है, हम नाम रख रहे हैं। ए एटम इन ए बीसीसी ए एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बी एटम is present at body center। कह रहा है कि एक बीसीसी में ए एटम जो है वो
कॉर्नर पे है और बी जो है वो बॉडी सेंटर में। तो फाइंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे और बी एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में। हम नाम रख दिया कि ये ए है, ए है, ए है, ये ए है, ए है, ए है, ए है और ये बी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका हो जाएगा ए एक्स बी वाई। एक्स का मतलब हुआ कि उस यूनिट सेल में कितना एटम है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन क्यूब। क्यूब के अंदर ए की संख्या कितना है? तो सारे कॉर्नर पे कौन ऑक्युपाई किया है? ए। तो 8 कॉर्नर है और इस रूम के अंदर 8 मत लिख देना, इस रूम के अंदर हम बात करेंगे हमेशा। तो ये हो जाएगा 1 एटम, यानी इस रूम के अंदर ए की संख्या कितना है? ये बात क्लियर हो गया? इस रूम के अंदर ए की संख्या कितना है? ए। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ बी इन ए क्यूब। अब बी की संख्या कितना है? तो बी है बॉडी में और बॉडी किसी से शेयर होता नहीं है, तो बी हो जाएगा 1। यानी इस क्यूब के अंदर ए एक है और बी भी एक ही है। तो फॉर्मूला हो जाएगा A1B1, यानी ये बी। समझ में आया कैसे फॉर्मूला निकालेंगे ना? A1B1 क्लियर है? नेक्स्ट लिखना फॉर्मूला। इन ए बीसीसी, इन ए बीसीसी, इन ए बीसीसी, ए एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, A is present at each corner, but 2 atoms are missing. 2 atoms are missing from corner. कह रहा है कि कोई मान लो सॉलिड बन रहा होगा, बनते समय कॉर्नर पे ए है लेकिन उसके 2 कॉर्नर पे एटम मिस हो गए, आए ही नहीं, वहां ऊपर जेंट ही नहीं है, वो खाली रह गया है। बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड बनाते समय वहां आया ही नहीं। एंड बी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। फाइंड फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चंस का टाइप कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट यही है कि कितने एटम है वो निकालना है। कितना आएगा? A3B4। और किसी का आंसर? 1 मिनट, 4 ऑप्शन बना देते हैं। हाँ बोलो। ए, हाँ ये फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा आंसर? A3B4। और किसी का आंसर? अब देखो फॉर्मूला वाला क्वेश्चंस बहुत टाइप के पूछे जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब सोचो कि ए कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, लेकिन 2 एटम मिस हो गए हैं, तो 8 में से कितने बच गए? तो इस रूम के अंदर यानी क्यूब के अंदर कितने हैं एटम? तो नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूब कितने होंगे? एक कॉर्नर पे 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स होंगे ना? 6 टाइम्स, क्योंकि 2 कॉर्नर तो उसका उड़ गया है, वो है ही नहीं।
तो यहां हो जाएगा 3/4, यानी इस रूम के अंदर ए जो है वो 3/4 है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम ए, यहां ए है, नंबर ऑफ एटम ए। अब यहां बी है, तो बी की संख्या कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा ए 3/4 और बी 1। लेकिन हम फ्रैक्शन में बोलेंगे नहीं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 3 हो जाएगा और बी 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो इस टाइप के फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं अभी, और इसमें कॉम्पैक्ट बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी है ना, इसके बाद पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी। पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी। पैकिंग इफिशियंसी, तो यहां लिखेंगे जेड इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो बुक वगैरह में जेड इफेक्टिव कितना होगा बीसीसी का, तो 2 एटम होते हैं, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब हमें ए और आर में रिलेशन निकालना है, तो बुक में पूरा वो डिस्क्राइब करके देगा कि ए और आर में रिलेशन क्या है, तो बॉडी डायगोनल वाला है, तो बॉडी डायगोनल वाला यही रिलेशन होगा ना, ये एटम है, ये है और ये है। तो हमने रिलेशन तो पहले निकाल लिया है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, और ये एज लेंथ है, एज लेंथ होगा a√3, तो 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, और एक जगह पे मैं पुट कर दूं 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आता है 68%। मैं याद किया हूं, तुम याद कर सकते हो, और एग्जाम में भी लिखोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, कि मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। यानी कैलकुलेशन सर पाई का वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, ये 68% आता है, यानी इसका 68% भरा हुआ है। तो सोचो एक क्यूब में जब एक एटम था तो 52% भरा हुआ था, जब 2 एटम आ गया तो 68% ऑक्युपाइड हो गया। ठीक है, तो यहां पर बुक में ये रिलेशन निकाल के देता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम वगैरह में पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा कैसे रिलेशन आया। डायरेक्ट जहां लिखे कि बॉडी डायगोनल √3 ये होता है, तो भी देगा बॉडी डायगोनल के जैसा आंसर, मार्क्स 1.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स, बोलेगा हमारा भी बॉडी डायगोनल है। फ्रैक्शन तुम निकाल के बताओगे, अगर मेरे को याद होता तो बताता मैं। निकाल सकते हो फ्रैक्शन, मैं बता दिया कि ऐसे फ्रैक्शन निकाला, ए पूछा जाता, बस तुम्हारा अब काम है आगे का निकालना, सब चीज अभी निकाल के दें। तो कितना अनऑक्युपाइड होगा, तो लिख लेना अनऑक्युपाइड इज 32%, अनऑक्युपाइड इज 32%, अनऑक्युपाइड इज 32%, लिख लिए। तो ये हो गया अपना बीसीसी के बारे में। तो क्यूब में 3 टाइप का होता है,
एक होता है एससीसी, दूसरा बीसीसी और तीसरा होता है एफसीसी। एक फेस एंड भी होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वगैरह में होता है। फेस एंड भी होता है तो अलग से बताएंगे, इसमें नहीं होता, इसमें 3 ही होता है। अब ये जो आयरन वगैरह है ना, आयरन वो बीसीसी दिखाता है, यानी आयरन के एटम बीसीसी के जैसा ऑक्युपाइड होता है, और कॉपर के एटम एफसीसी दिखाता है, और पोलोनियम का एटम एससीसी दिखाएगा। तो मैं केवल एक एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं, अभी आगे और एग्जांपल लिखवाऊंगा। तो राइट डाउन हेडिंग एफसीसी, तो एफसीसी तुरंत खत्म हो जाएगा। एफसीसी तो हेडिंग डालना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्नर, यानी सारे कॉर्नर पे होंगे और सारे फेस पर होगा। तो एक डायग्राम निकालते हैं, और ये डायग्राम तुम अच्छे से एनसीईआरटी में देख सकते हो। ये कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, ये कॉर्नर पे एटम है, और एक सारे एटम जो है और कहां है, यहां है, यहां फेस पर सारे एटम, ये यहां फेस, यहां फेस, यहां फेस। मैं एक ही फेस दिखाया हूं, बुक में इसका एग्जाम्पल बुक में इसका डायग्राम देख सकते हो। सारे फेस पर ये मैं केवल एक फेस लिया है, फेस पे एटम है, तो लैटिस पॉइंट हो जाएगा कॉर्नर प्लस फेस। तो पहला हमारा इसमें ये होगा कि नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। अब एक चीज मैं इसमें तुम्हें बता दूं कि जो कॉर्नर पे एटम होगा, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो यहां जो एटम होगा वो एटम का शेयरिंग कितने हिस्से में आएगा, हमारे हिस्से में। तो वो एटम आधे हिस्से में इधर होगा और आधा हिस्सा, समझ में आया ना कैसे हुआ। ये मान लो फेस पर है ऐसे एटम, तो आधा दूसरे रूम में जाएगा और आधा इस रूम में रहेगा। क्लियर है। तो फेस पर जो शेयरिंग होता है 1/2 होता है, याद रखना। मैं अलग से लिखवाया नहीं क्योंकि एग्जाम्पल करते करते याद हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, तो है कॉर्नर पर प्लस फेस पर। तो कॉर्नर पे 8 एटम है और शेयरिंग 1/8 होता है। फेस कितने हैं, तो 6 है, तो आधा आधा और आधा आधा कितना हो गया, आधे आधे, राधे राधे, आधे आधे, अब राधे राधे नहीं है, आधे आधे एक और आधे आधे एक और आधे आधे एक, 6 है, 2 फ्रंट, 2 साइड और 2 टॉप एंड बॉटम। तो इधर आधा आधा एक हो गया, आधा आधा एक हो गया। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी जब हम फॉर्मूला बताएंगे उसमें मिसिंग करेंगे, हम एटम को मिस करेंगे कि 2 फेस पे एटम मिस हो गया है, तो उस केस में तुम्हें आधा आधा ही जरूरत पड़ेगा कि आधा 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 कितना हुआ। तो यहां पर हो जाएगा 1/2, कितना हो गया ये एटम, 4। यानी एफसीसी में सबसे ज्यादा एटम हुए, एससीसी में 1 हुआ, बीसीसी में 2 हुआ और इसमें 4 हो गया। यानी जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कितना हो गया, 4। ये समझ में आ गया ना।
कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है? सेकेंड, टचिंग कंडीशन वाला, रेडियस में और आर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो इसमें भी वही कहानी है, इसका कोई भी कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से टच नहीं करता है, लेकिन फेस पे रहने वाला एटम उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से उस कॉर्नर से इस कॉर्नर से टच करेगा। एक स्क्वायर में मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। ये फेस पे एटम है, ये एटम इस कॉर्नर से टच करेगा, ये एटम इस कॉर्नर से टच करेगा, लेकिन ये कॉर्नर से टच नहीं करेगा। इसका भी हम निकाल के देख सकते हैं कि यही इसका टचिंग कंडीशन में नियरेस्ट डिस्टेंस आता है। और ये एटम इससे टच करेगा और ये एटम इससे टच करेगा, यानी कॉर्नर विल नॉट टच टू ईच अदर कॉर्नर, बट फेस एटम इज टच टू ईच कॉर्नर। मत बोल देना, फेस वाला कॉर्नर से टच करता है, इतना बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन में जब बोलेंगे तो दिखाएंगे कितना कॉर्नर से टच कर रहा है। तो कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं करता है, लेकिन फेस कॉर्नर से टच करता है, बस इतना लिखेंगे। कितना से करता है वो अलग बात है। तो यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख लो, कॉर्नर विल नॉट टच टू अदर कॉर्नर। एक कॉर्नर एटम दूसरे कॉर्नर एटम से टच नहीं, एटम के बारे में मैं लिख रहा हूं। कॉर्नर एटम विल नॉट टच टू अदर कॉर्नर एटम। और यहां लिख लेंगे फेस एटम टच टू कॉर्नर। अभी मैं इसको और समझा रहा हूं, पहले ध्यान दो, पहले इसको अच्छे से समझो। अभी ये रूम है, रूम में, अब रूम पे समझो, ये रूम है, अगर ये इस रूम के दीवार को फेस मानो, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो सोचो सामने जो दिख रहा हो वही फेस है। वहां कॉर्नर पे है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पे, यहां 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 और बीच में। ये इससे टच किया, ये इससे टच किया, ये इससे टच किया, ये इससे टच किया। कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं किया, कोई डाउट नहीं है ना? अब इसमें खास बात एक और है जो ऑनलाइन तुम्हें नहीं दिखेगा और ना ही बुक में दिखेगा। खास बात यह है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक इसमें टच और करता है। तो कैसे? ये जो फेस वाला यहां निकला है ना, यहां पे जो फेस वाला निकला है, ऐसे एटम ऐसे निकला होगा ना, मान लो लटका दिया जाए तुम्हें, तो आधा तुम बाहर होगे और आधा अंदर होगे। तो यहां जो तुम आधा ऐसे निकले हो, तो ये जो है, और इधर इस फेस से जो आधा निकला है वो फेस वाला इससे टच कर रहा है ऐसे, और इस फेस से जो निकला है ऐसे, उससे वो टच कर रहा है। तो मैं तुम्हें बुक पे समझा दे रहा हूं, दो कैसे। ये मान लो फेस है, ये फेस है, तो यहां से फेस से एक एटम आधा निकला हुआ है, तो आधा मान लो इधर निकला हुआ, आधा यहां निकला हुआ, और एक फेस यहां मान लो, एक फेस इधर मान लो, तो यहां से आधा निकला हुआ इधर और आधा इधर, तो ये फेस वाला और ये फेस वाला टच करता है। क्या समझ में आया? ये फेस वाला, ये जो फेस वाला है, चार कोनों से तो टच कर ही रहा है। अब ये जो फेस वाला है, जो यहां निकला हुआ है, यहां निकला हुआ है, यहां से जो फेस वाला निकला उससे भी टच कर रहा है। समझ में आया? और ऊपर जो टेरिस वाला से निकला हुआ उससे भी टच कर रहा है, जो फ्लोर वाला है उससे भी टच कर रहा है, और जो इधर वाला है साइड वाला उससे भी टच कर रहा है। क्योंकि इसको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प होगा तुम्हें यही। तो फेस वाले कॉर्नर के साथ साथ वो फेस वाले से भी टच करते हैं। अब ये नहीं कि पड़ोसी वाला के फेस, पड़ोसी वाला का फेस नहीं करेगा, ये जो निकला हुआ यहां इस वाले से टच नहीं करेगा,
कि सर इस वाला फेस से करेगा कि नहीं, नहीं इससे नहीं करेगा। फिर से समझो, यहां जो फेस वाला है, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ये फेस पे निकला हुआ है, तो इस पे एक फेस तो हो गया, 5 और फेस है ना, तो एक ये वाला फेस साइड वाला ये करेगा, क्लियर। ये साइड वाला करेगा, क्लियर। ये टेरिस वाला करेगा, क्लियर। ये करेगा, क्लियर। फ्रंट वाला नहीं करेगा, फ्रंट वाला को एक करने नहीं देंगे। ये टच यहां आइटम ऐसे फैला हुआ है ना, तो फ्रंट वाला इसमें आ ही नहीं पाएगा। क्या समझ में आया? क्योंकि ये टचिंग कंडीशन जानोगे तभी कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ पाओगे। अब समझो कि ये कॉर्नर वाला जो आइटम है किससे किससे टच कर रहा है, ये सॉरी फेस वाला आइटम, ये वाला इस कॉर्नर से टच किया, इस कॉर्नर से किया, इस कॉर्नर से किया और उस कॉर्नर से किया, चारों कॉर्नर से कर लिया। फेस वाला में समझोगे किससे कर रहा है, टेरिस वाला, नीचे वाला, साइड वाला और इससे चार फेस से टच किया, क्योंकि 6 फेस है, एक तो खुद है, सामने वाला से कोई नहीं टच कर पाएगा। तुम दूसरा भी फेस लोगे ना तो सामने वाला से टच मत कराना, ये सामने वाला से टच नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? डाउट नहीं है ना? चलो तो याद रखना, इस बात को कैसे लिखोगे, फेस टच टू कॉर्नर एटम, फेस टच टू कॉर्नर एटम, इसलिए इसमें बोलता हूं इमेजिनेशन है, तो इसमें दिखेगा तभी कर पाओगे। और फेस के बारे में क्या बोलेंगे, फेस टच टू अदर, अदर कितने फेस से, 4 से, अपने वाले फेस से। अब बाहर वाला भी फेस में मैं नहीं गया हूं, हो सकता है उधर भी टच करे हो, करेगा भी, तो उसके बारे में कोऑर्डिनेशन में समझाएंगे, क्योंकि यहां पर सब एक ही साथ आ जाएगा। तो फेस वाले, फेस टच टू अदर कितने फेस, 4 फेस इन ए क्यूब, क्यूब के अंदर है, क्यूब के बाहर वाला नहीं मैं बोल रहा हूं, क्यूब के बाहर हो सकता है और टच कर रहा होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन में बताएंगे और टच करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये फ्रंट, ये फेस वाला इससे तो टच कर ही रहा है, यहां जो टेरिस पे निकला है बॉल, फुटबॉल सॉरी एटम, उससे टच कर रहा है, यहां से जो फ्लोर पे निकला उससे टच कर रहा है, साइड वाला और फ्रंट वाला दोनों से टच कर, लेकिन सामने वाला से टच नहीं कर पाएगा। ये एटम आने की वजह से ना सामने वाला आ ही नहीं पाएगा। ये बात क्लियर हो गया? चलो, तो हम रिलेशन निकाल रहे थे कि ए और आर में, तो समझो यहां पे ए और आर में रिलेशन, तो मैं आसान वाला ले रहा हूं, ये एटम इस फेस वाले से और ये एटम टच कर रहा है। सर बोलोगे सर ये भी कॉर्नर कर रहा है, तो थोड़ा रिलेशन निकालने में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वाला बन जाएगा। सर ये वाला फेस वाला भी कर रहा है इससे, तो वो रिलेशन निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा कि हम आसानी वाला रिलेशन निकालें। तो ये तो टच कर रहा है ना, तो बताओ ये जो टच कर रहा है लेंथ कौन सा हुआ, फेस डायगोनल वाला हुआ ना, ये यहां से यहां लेंथ वाला क्या हुआ, तो दिस वन इज ए फेस डायगोनल, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया, तो रिलेशन क्या होगा, 4r इक्वल टू a√2। तो ये याद रखने में भी आराम है। अच्छा, वॉल्यूम वगैरह सॉरी ये बुक वगैरह में इसको और सिंप्लीफाई करके देता है कि r इक्वल टू a√2/4 है, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर देगा ऊपर और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ये 2 हो जाएगा, a इंटू 2 a/2 हो जाएगा ना, a/2 √2 ये भी देता है। तो कहने का मतलब एमएसओ नहीं, नया फॉर्मूला कहां से आ गया? तो याद करने के लिए याद रखना, बीसीसी लेके याद रखोगे 4r इक्वल टू, तो कभी भी याद रहेगा वो बॉडी डायगोनल है और ये क्या है, फेस डायगोनल है, तो 4r इक्वल टू a√2 और 4r इक्वल टू a√3, ए दिया जाएगा तो r निकल जाएगा, r दिया जाएगा तो ए निकल जाएगा।
और हमें याद रख, अब ये थोड़ा याद रखें, भूल भी सकते हैं। यही है ए और आर में रिलेशन। तो केवल कॉर्नर से कॉर्नर एससीसी में टच करता है, बीसीसी में बीच वाला सारे कॉर्नर से टच करेगा। और ये विजुअलाइजेशन अभी वॉइड पढ़ाएंगे इसमें। अभी इसमें आएगा वॉइड, अभी बीच में खाली स्पेस आ रहा है। जब एटम टच कर रहे हैं ना, जैसे ये एटम इधर से टच किया, इधर से टच किया, फेस वाला इधर से टच किया, तो बीच में वॉइड क्रिएट हो रहा है, खाली जगह। उस वॉइड में केटायन भरते हैं, तो बाद में वॉइड के बारे में हम आएंगे, तो वहां और विजुअलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो विजुअलाइजेशन अभी कुछ भी नहीं उसके आगे। जब वॉइड वाला टेट्राइडल वॉइड और ऑक्टाइडल वॉइड जल्दी दिखता ही नहीं है। तीसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का, चलो यहां पर ध्यान दो। तो तुम अभी ये एज्यूम कर लो कि फेस वाला मानो, फेस वाला से निकालो। एक फेस का एटम टोटल कितने एटम से टच कर रहा है, इस क्यूब के अंदर, क्यूब के बाहर। ये नहीं कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो केवल क्यूब के अंदर नहीं, क्यूब के बाहर भी कितने टोटल एटम से टच कर रहा है, देख के नहीं बोल रहे हैं ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। बताओ कैसे 12 आएगा। तो इस रूम में ये फेस वाला है, तो फेस वाला अगर एटम पकड़े तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, यानी 4 कॉर्नर पे टच कर गया। अब ये वाला अगर हम फेस पकड़े तो टेरिस वाला ये एटम जो है वो टेरिस वाला एटम से टच करेगा, ये फेस वाला है। फ्लोर वाला टच करेगा, और ये साइड वाला टच करेगा, और इधर से साइड वाला टच करेगा। 4 करेगा ना। क्लियर हो गया। तो ये जो यहां निकला हुआ है, अब ऐसे समझ लो, ये जो यहां निकला हुआ एटम, ये जो एटम यहां ऐसे निकला हुआ है, ये वाला इससे टच करेगा, जो इधर वाला निकलेगा। क्लियर। 4, ये 5वां हो गया। अब इस चीज को 3D में हम बता नहीं पाएंगे ना। अब ये वाला जो इधर से निकला हुआ है वो इससे टच कर रहा है, 6 हो गया। ये जो निकला हुआ इधर, जो टेरिस मान लो, ये तो यहां जो निकला हुआ है इससे टच कर रहा है, 7। और जो फ्लोर है यहां जो निकला हुआ है इससे टच कर रहा है, 8। लेकिन ये वाला टच इसके सामने वाला टच नहीं करेगा। तो ये 4 ये हो गया, 4 कॉर्नर प्लस 4 फेस। ये फेस इसी के सेम क्यूब वाला था। अब थोड़ा इस रूम के बाहर जाओ, जो आधा इस रूम में निकला हुआ था, तो आधा उस रूम में भी तो निकला होगा। आधा इस रूम में निकला है तो आधा उस रूम में भी निकला होगा। तो आधा जैसे ये टच कर रहा था ऐसे से और ऐसे से, तो आधा जो उधर निकला है उस रूम में, तो वो भी तो जो आधा वो निकला है, तो वो कॉर्नर मत पकड़ना, कॉर्नर से टच नहीं करेगा। जो आधा ऐसे केवल निकला हुआ है उधर, वो तो इसके ये कॉर्नर चारों, उस रूम का भी कॉर्नर कॉमन है ना। इस रूम का और उस रूम का ये कॉर्नर क्या है, कॉमन है। तो यहां जो आधा उधर निकला हुआ है वो उधर के फेस से 1, 2, 3 और 4। क्या क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। तो 4 जो और फेस से टच करेगा, लेकिन वो साइड वाला रूम का होगा, साइड क्यूब का होगा। ऐसे समझ लो कि यहां ऐसे निकला हुआ था, तो ऐसे इधर रूम में निकला है, तो ऐसे अगर निकला है दूसरे रूम में जाओ घूम के, तो दूसरे रूम में ऐसे निकला हुआ है, तो यहां से टच करेगा दूसरे रूम के दीवार से, फ्लोर से टच करेगा ना दूसरे रूम के।
फिर इससे, फ्लोर से, साइड से, इधर से, साइड से, फ्रंट वाला नहीं करेगा। तो 4 उधर के फेस से टच करेगा। सर बोलोगे सर उधर कॉर्नर वाला से टच कर, ये वाला इस कॉर्नर से नहीं करेगा ना, इससे कर रहा है तो ये कॉमन है ना कॉर्नर। 4 कॉर्नर क्या हो गए, कॉमन हो गए। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। अब बात यह है कि अगर आएगा एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो तो समझने वाला ही 12 ही लिखेगा और रटने वाला ही 12 ही लिखेगा, दोनों को 4 ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया? 12 कैसे आया कोऑर्डिनेशन नंबर? किसी को डाउट नहीं है ना? ऑनलाइन जो नहीं समझ में आए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं जाना हूं, पहले बता दिया इसमें। इसीलिए चैप्टर जो है तुम्हारा 12th क्लास में ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको लास्ट में पढ़ाने का यही वजह है। ऑनलाइन ये समझ में नहीं आएगा। अब नहीं कि सर क्यूब ला के समझाओ, समझाने के 50 तरीके हैं कि प्रोजेक्टर पे समझा दे, ट्यूब पे समझा दे, वो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो समझ में आएगा रूम पे ही समझ में आएगा। क्योंकि रूम पे विजुअलाइजेशन ज्यादा होता है, ट्यूब पे समझोगे वो आज समझ में आएगा, कल भूल जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या था? थर्ड नंबर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा, यानी 12 से टच करेगा। नेक्स्ट क्या था? फॉर्मूला। अच्छा नियरेस्ट था। अच्छा कॉर्नर वाला चेक करना है। हाँ कॉर्नर वाला चेक करो, कॉर्नर वाला चेक करो। ये तो मैंने फेस वाला बता दिया। कॉर्नर वाला चेक करो कितने से टच करेगा। ये किससे टच करेगा? ये किससे टच करेगा? एक कॉर्नर पकड़ो, ये कॉर्नर, अब मैं बता रहा हूं कैसे, तुम लोग ऐसे सोचो, तुम लोग सोचना, मैं बता रहा हूं ऐसे ही सोचना है। ये कॉर्नर पकड़ो, कहने का मैं बता क्या रहा हूं, बता ये रहा हूं कि मैंने फेस वाला बताया कि 12 से टच करेगा, कॉर्नर वाला भी 12 से टच करेगा। तो कैसे? देखो ये कॉर्नर है, ये फेस से टच किया, उस फेस से टच किया और उस फेस से टच करेगा। कितने से टच किया? 3 से करेगा ना टच। तो एक रूम में 3 से टच किया। अब तुम अगर एक 1 2 3 4 और 4 ऊपर 8, यानी ये वाला जो है यहां इस फेस से इस रूम के 3 फेस से टच किया तो 8 रूम है, तो 8 रूम में 24 से टच करेगा, 24 में 12 कॉमन आएगा। अब ये बात तुम्हें सोचना है कि 12 कॉमन कैसे आएगा, जैसे अब बता रहा हूं कैसे कॉमन आएगा। ये जो है कॉर्नर वाला जो तुम इससे टच कराए थे, तो तुम जब इसके बगल वाला रूम में जाओगे तो ये कॉमन हो जाएगा। तो 24 में से 12 कॉमन गिरेगा और 12 से टच करता है। अब ये बात तुम खुद सोचोगे, आधे तो ऐसे सोच, रियली बता रहा हूं 80% ये सोचते होंगे 12 है तो है, रहने तो कैसे है। ये जो है समझोगे तब आगे का क्वेश्चंस और आंसर ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर उतना हो क्वेश्चन सेट करने वाला इतना वो नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, वो ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि तुम इमेजिन कियो कि नहीं कियो। तो फिर बाद में क्वेश्चंस बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम लगेगा, अरे तो कहाँ कॉर्नर था, कहाँ फेस था, उस समय तो हम ऐसे बोल देते 12। तो यहां पर समझना है कि 12 कैसे आया। ये कॉर्नर वाला तुम सोचोगे, मैं बता दूंगा फिर से एक बार, मैं बस तुम्हें सोचने के लिए बताया कि इस रूम में एक कॉर्नर वाला 3 फेस से टच किया, एक फेस, 2 फेस और 3 फेस किया ना, तो 8 रूम है, 8 से ना शेयरिंग होता है कॉर्नर वाला, तो 24 आ गया फेस,
24 में 12 फेस कॉमन होगा। देखो कैसे, तो ये अगर तुम एक फेस लिए तो उसके पीछे वाला रूम जब जाओगे तो वो भी तो ही इसी का फेस है ना। अब आधे को दिख ही नहीं रहा हो कहां पर गया। एक्चुअली हमें भी नहीं दिख रहा था, हमें भी कितना दिखने के बाद दिखता है। तो हम भी पढ़ रहे थे, हमें भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे चीजें आ जाती है। और चैप्टर के लास्ट में लगेगा आसान है। अभी थोड़ा इमेजिनेशन है, मैं पहले बताया सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, जो हार्ड होता है वो बोलता हूँ हार्ड है। ये 11-12 मिला के सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। स्टार्टिंग में लगेगा कि हमें इमेजिनेशन में नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब तुमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे समझ में आ गया ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट नियरेस्ट। तो नेक्स्ट नियरेस्ट ये इसको टच किया ना, कॉर्नर पकड़ लो, ये इसके पास में, तो ये इससे नेक्स्ट डिस्टेंस पे है ना। फेस वाला तो सबसे पास वाला, कॉर्नर पकड़ो तो ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, और बॉडी वाला नेक्स्ट होगा ना। नेक्स्ट होने इसको कल लिख के लाना, इसको कॉलम छोड़ दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, कल लिख के लाना। नेक्स्ट क्या था इसके बाद, पैकिंग नहीं, तो पैकिंग, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूं ये तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी है, फॉर्मूला नहीं है, तो पैकिंग एफिशिएंसी लिख लो। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा कितना, जेड इफेक्टिव 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ए और आर में रिलेशन क्या है, तो यहां पर ए का वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए का वैल्यू हो जाएगा 4r अपॉन रूट अंडर 16/3 है, रूट अंडर 2 का होल क्यूब इंटू 100। ये कैलकुलेट कर लोगे और आंसर आएगा 74%। तुम्हें भी याद हो जाएगा, बस एक टेस्ट देने की जरूरत है। एक टेस्ट दोगे तुरंत याद हो जाए, बाद में कोई इस पे देखता भी नहीं है कि ये 74 कैसे आ गया, ये डायरेक्ट 74 आता है। तो 74% ऑक्युपाइड है, 26% खाली है। तो सबसे ज्यादा पैक्ड कौन है, एफसीसी। ऑब्वियस सी बात है, 4 एटम है तो 4 पैक्ड है इसमें। ठीक है, एक बार समझ लो, जहां विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ गया, ये कैसे आ, फिर दोबारा बता देंगे, क्योंकि शुरू से लास्ट तक विजुअलाइज ही करना है। विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो गया तो घर पे बैठ के क्या करना है, जब घर पे स्टडी करो तो रूम में बैठ के देखो कॉर्नर ये टच कर रहा है कहीं, रूम लेकिन बंद करके देखना, नहीं तो मम्मी पापा देखेंगे तो बोलेंगे क्या कर रहा है, कॉर्नर फेस घर बनाना है क्या इसको। नहीं ऐसे करो, कॉर्नर पे है, फेस पे है, तो वो लोग क्या कर रहा है, फैन काउंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पगला गया पढ़ते पढ़ते। तो इसमें विजुलाइज करना, जो नहीं विजुलाइज होगा मैं दोबारा बता दूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं एक बार में विजुलाइजेशन आ ही जाता, एक बार में अगर आए तो बहुत बेटर है, और नहीं आए तो बार बार तुम खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो दोबारा मैं बता दूंगा। ये 74% क्या होगा, पैक्ड होगा। लिख लेना 26% इज वैकेंट। ए और आर में रिलेशन हो गया ना, और पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12, चाहे कॉर्नर वाला हो चाहे फेस वाला हो 12 ही होगा। ये अच्छी बात है, दोनों का सेम टचिंग है, याद करने में आसान रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्मूला वाला बनता है, और ये एफसीसी सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफसीसी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से पूछता है, साथ में इसमें वॉइड क्रिएट होता है।
इसमें टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट होगा, वो इमेजिनेशन करवाना है। देखो यहां पर जो तुम यहां बोल रहे हो कि ये जो एटम है, ये जो एटम है यहां वाला फेस वाला, ये जो एटम है फेस वाला, ये जो एटम है फेस वाला, और ये एटम जो है फेस वाला, आपस में क्या किया, टच किया। सोचो ऐसे, ये इससे टच किया, ये इससे टच किया, ये इससे टच किया, और ये इससे टच किया, और ये इससे टच किया, मतलब दो टेरिस और फ्लोर वाला और दो साइड वाला, बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा, तो वो स्पेस को हम वाइड बोलेंगे, और उसमें केटायन रहते हैं। तो कितने एटम से क्रिएट हुआ, 4 एटम से, इसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। तो आगे ये सब वाइड का इमेजिनेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां इमेजिन नहीं हो पाएगा वहां बोलना, दोबारा करवाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट रट लिए। समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट क्लास में एफसीसी के ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे फॉर्मूला बेस पे। इस पे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सिस रिमूव कर दिया गया, बीसीसी का एटम फेस डायगोनल वाला एटम गायब कर दिया गया, तो मिसिंग वाला एटम अलग क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स टू